बेंजामिन ग्राहम और जेसन जोविक द्वारा लिखी गई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करते वक्त हम किस तरह कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर अपना भविष्य बना सकते हैं। इस किताब में बेंजामिन ने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को आसान शब्दों में लिखकर समझाने की कोशिश किया है। इसका इस्तेमाल कर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल सुधार सकते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आप बिगिनर हैं, या आप जानना चाहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन सब कुछ होने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस किताब से सबसे पहली सीख हमें यह मिलती है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करें तो रिस्क लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। हम सभी ने वॉरेन बफेट जैसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन साथ ही हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। इन दो तरह के लोगों में सिर्फ एक ही अंतर है और वो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के हिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा मिल सके। वो दूर की सोचते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग थोड़े से पैसे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे मार्केट के बारे में अंदाजे लगाते हैं, लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक इन्वेस्टर ने यह अफवाह सुनी कि एप्पल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो वो बिना किसी एनालिसिस के एप्पल का स्टॉक खरीद लेता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और एप्पल ने नया प्रोडक्ट सच में लॉन्च किया तो उसको फ़ायदा होगा, वरना वो अपना सारा पैसा खो देगा। दूसरा सबक हमें इस किताब से मिलता है वो ये है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 सिद्धांत हैं। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस 3 नियमों को समझना होगा। पहला, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके रिकॉर्ड अच्छे हों और स्टॉक की कीमत कम हो। ऐसी कंपनियां आने वाले समय में आगे बढ़ेगी और उनके फ़ायदे से आपका फ़ायदा होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते वक्त आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। आप कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को देखिए। आप देखिए कि यह कंपनी ने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट को अच्छे से बांटती है या नहीं। उसके अलावा आप कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री और उसके स्टॉक प्राइस को देखिए और आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। दूसरा सिद्धांत है, आप एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने की गलती कभी मत कीजिए। भले ही उस कंपनी में आपको बहुत फ़ायदा दिख रहा हो, लेकिन अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाइए। ज़रूरी नहीं कि आपकी एनालिसिस सही होगी हर समय। अगर वो कंपनी किसी भी वजह से डूबती है तो आपके सारे पैसे डूब जाएगा। इसलिए आप अपना पैसा अलग अलग स्टॉक में लगाइए। और तीसरा सिद्धांत है वो ये है, आप पैसों के पीछे मत भागिए। पैसों के पीछे भागना आपको लालची बना देगा, जिससे आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। आप एक ही साथ बहुत सारा पैसा बनाने के बारे में मत सोचिए। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि किसी स्टॉक ब्रोकर से मुकाबला करने के लिए। तीसरा सबक इस किताब से हमें मिलता है वो ये है कि अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसलिए आप स्टॉक की हिस्ट्री जानने से पहले स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जानिए। आप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार होंगे। आपको नुकसान को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं, जैसे आप एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा मत लगाइए। दूसरा, मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना जाए, वो हमेशा अपने आप को वापस ऊपर ले आता है। इसलिए आप खतरे की घंटी पर ही सब कुछ बेचने का फैसला मत कीजिए। तीसरा, आप कंपनी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को देखिए। आप उसकी अर्निंग, उसके डिविडेंड्स और फाइनेंशियल रेट को देखिए और उसके एवरेज प्राइस को देखकर अपने फ़ायदे का कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। चौथा सबक हमें इस किताब से मिलता है वो ये है, आप भीड़ के साथ मत भागिए। इस सबक में हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लेखक ने स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहकर बुलाया है। मिस्टर मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ उनके मूड पर निर्भर करता है। वो कभी कभी सबको ऊपर ले जाते हैं और कभी कभी सबको डुबा देते हैं।
जब भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तो मिस्टर मार्केट अपना आपा खो बैठते हैं और ऐसे ही लोग से में सभी लोग ज़्यादा पैसा देने लगते हैं। कभी कभी लोगों को मिस्टर मार्केट से बहुत आशाएं रहती है, ऐसे में स्टॉक की कीमत ऊपर चली जाती है और कभी कभी मिस्टर मार्केट लोगों को बहुत निराश कर देते हैं, जिससे लोगों को नुकसान भी होता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट और भीड़ पर ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जिस स्टॉक में आज प्रॉफिट है उसमें कल भी प्रॉफिट रहे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पता होता है कि जिन स्टॉक में आज फ़ायदा हो रहा है उनमें कल फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है। आने वाले समय में उसकी प्राइस कम हो जाएगी और उसमें नुकसान होगा। अगर आपको ये जानना है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो आपको पैटर्न को समझना होगा। हम सभी पैटर्न्स को समझने में माहिर होते हैं, इसलिए आपको उन पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा जो आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। पांचवा जो सबक हमें इस किताब से मिलता है वो ये है, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो संतुलित होना चाहिए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान और सुरक्षित होना चाहिए। इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स और एक होते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। इस सबक में हम डिफेंसिव इन्वेस्टर की बात करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो सुरक्षा की खोज करते रहते हैं। ये इन्वेस्टर सब कुछ खोना नहीं चाहते। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, यानी आपको सिर्फ एक में ही नहीं बल्कि कई कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए। स्टॉक में ज़्यादा फायदा के साथ साथ ज़्यादा रिस्क भी होता है, जबकि बॉन्ड्स ज़्यादा रिस्की नहीं होते लेकिन उनमें फ़ायदा कम होता है। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको 75% बॉन्ड्स में और 25% स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 50-50 इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप ज़्यादा रिस्क से बच सकेंगे। नंबर 6 जो सबक में इस किताब से मिलती है वो ये है, अगर आप फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेस्टिंग आसान है। एक बार आपने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी खोज ली तो आप एक फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। आप तय कीजिए कि आपको उस कंपनी में समय समय पर कितना इन्वेस्ट करना है और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। इस फार्मूला को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप एक बार में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने 3000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है तो हर महीना सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये ही इन्वेस्ट कीजिए। आप एक से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये है कि आप रिस्क के खतरे से बचे रहेंगे। सातवां जो ज़रूरी सबक हमें इस किताब से मिलती है वो ये है, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के जैसे ही शुरुआत करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर में काफ़ी अंतर होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाता है क्योंकि उनमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक में ज़्यादा रिस्क भी होता है। इसके अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर काफ़ी हद तक एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह ही काम करता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को अपना पार्टनर समझता है, वो दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक और बॉन्ड्स के अलावा दूसरे स्टॉक में भी पैसा लगाता है जिससे उसे फ़ायदा हो सके। ऐसे स्टॉक में ज़्यादा रिस्क भी होता है। आठवां तो सबसे ज़रूरी सबक इस किताब से मिलती है वो ये है, एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर ध्यान नहीं देता। ज़्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वे प्राइस गिरते ही सब कुछ बेच देते हैं और स्टॉक की कीमत बढ़ते ही सबकी तरह पैसे लगाने लगते हैं। उन्हें भीड़ के साथ चलना पसंद है, लेकिन एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। आपको यूएस हाउसिंग बबल की घटना याद होगी। जब हाउसिंग की कीमत बढ़ने लगी तब सभी लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उसकी कीमत उसके वैल्यू से बहुत बढ़ चुकी है और अब उसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब पूरा मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए मिस्टर मार्केट भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर कीमत बढ़ रही है तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर लो मार्केट में खरीदता है और हाई मार्केट में बेचता है। आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए और कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी ध्यान रखिए। अगर आपको लगे कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है तो अपने स्टॉक को बिना समय गंवाए बेच दीजिए। नंबर 9 जो सबक हमें इस किताब से मिलती है वो ये है, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अच्छी डील्स आसानी से मिल सकती है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अच्छी और बुरी डील्स में फ़र्क करना चाहिए। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इस रिस्क हैंडल कर सकते हैं और काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो आइए
देखते हैं एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप वर्चुअल स्टॉक को खरीदना और बेचना शुरू कर दीजिए। अगर आज इंटरनेट में बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करने देती है। इसमें आप मार्केट को समझ कर अच्छे और बुरे डील्स के बारे में जान सकते हैं। आप 1 साल तक इन वर्चुअल इन्वेस्टिंग वेबसाइट पर वर्चुअल इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। वर्चुअल इन्वेस्टिंग से आपको अंडरवैल्यूड स्टॉक और कंपनी की समझ हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक रेफ्रिजरेटर कंपनी को ले लीजिए जो पिछले 5 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन पिछले 2 महीनों से उस कंपनी में एक प्रोडक्शन एरर है जिसके वजह से उस कंपनी के स्टॉक की कीमत घट गई है। उस एरर के ठीक होते ही कंपनी के शेयर वापस आसमान छूने लगेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। तो इस तरह आप वर्चुअल वेबसाइट का इस्तेमाल करके अच्छी और बुरी डील्स में फ़र्क करना सीख सकते हैं। अगर आप वर्चुअल दुनिया में जीत जाते हैं तो आप रियल दुनिया में भी जीत सकते हैं। अगर आपको स्टॉक खरीदना या बेचना है तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का रास्ता चुनना होगा। आपको बस इन सबक में दिए गए रूल्स को फॉलो करना होगा और आप इस स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।